तमिलनाडु में त्रिची में एक पूरे गांव को, जिसमें 15,000 हिंदू हैं और करीबन 22 मुस्लिम परिवार हैं और 1500 साल पुरानी मंदिर है, उसको वक्फ बोर्ड में सिर्फ दावा ठोक के अधिग्रहण कर दिया। किसी को कोई कंपेंसेशन नहीं दी गई, किसी से पूछा नहीं गया, किसी से क्या कहते हैं टाइटल ट्रांसफ़र या रजिस्ट्रेशन नहीं की गई। रजिस्ट्रार ने जिनकी पैतृक और पुश्तैनी ज़मीनें थी उनको नोटिस भेज दिया कि आपको अपनी ज़मीन के खरीद फरोख्त के लिए, अपने ज़मीन के किसी भी इस्तेमाल के लिए वक्फ बोर्ड से अनुमति लेनी पड़ी। नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। जंतर मंतर पे एक बार फिर आवाज़ उठी है वक्फ बोर्ड कानून के खिलाफ। क्या है ये कानून और क्यों ये आवाज़ उठी है, आज इसी विषय में बात करेंगे। जैसा कि आपको आए दिन सुर्खियां मिलती ही रहती हैं कि मदरसों की ज़मीनों पर लोग उंगलियां उठा रहे हैं कि कुछ ज़मीनें कब्जा कर ली गई हैं, वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर दिया गया है। क्या है वक्फ बोर्ड कानून और किस तरीके से मनमाने तरीके से संपत्तियों को नाजायज कब्जा किया गया है, इसी विषय में बात उठ रही है, जोर शोर से उठ रही है। गुरुजी, क्या है विषय, क्या है, जरा पूरा विस्तार से बताइए। मैं एक छोटे से घटना का आपको दो घटनाएं के बारे में कहूँगा वक्फ बोर्ड के कहने से पहले। जब ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी भारत में चुन के आए 2014 में, उन्होंने 100 स्मार्ट सिटीज़ बनाने की कोशिश की, 100 स्मार्ट सिटीज़ पूरे भारतवर्ष में। उसके लिए उन्होंने लैंड बिल बनाने की कोशिश की, जिससे उसके स्मार्ट सिटीज़ के निर्माण के लिए ज़मीन के अधिग्रहण करने की कोशिश की जाए। अगर ये घट जाती तो शायद पूरे भारत की रूपरेखा बदल जाती, लेकिन ये नहीं पास हो पाया लैंड बिल, इसलिए आज तक स्मार्ट सिटीज़ 100 बन नहीं पाई है। गुजरात में गिफ्ट सिटी बन रही है। उसके बाद आपको याद होगा कि इस इलेक्शन से पहले बंगाल में नंदीग्राम और सिंगूर का बहुत बड़ा आंदोलन चला। वहाँ पे किसानों के ज़मीनों को कहा गया कि उनको बिना मुआवजा दे के अधिग्रहण कर लिया गया है, और वो उसका हेतु क्या था कि बड़े से एक इंडस्ट्री लगने वाली थी, जिससे पूरे बंगाल की रूपरेखा, इंडस्ट्रियल सेक्टर बदल जाती है और लोगों को रोजगार मिलता। टाटा नैनो का जो फिर उसको लेके उपद्रव हुआ, मारपीट हुई, और पता नहीं उसके ऊपर मुद्दा ये हुआ कि वहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगी नहीं और आज तक बंगाल की जनता को कोई भी एम्प्लॉयमेंट मिला नहीं है। जब इन कार्यों के लिए आप ज़मीनों का अधिग्रहण नहीं कर सकते, राष्ट्र उद्देश्य के लिए नहीं कर सकते, तो एक और सरकारें नहीं कर सकती। संवैधानिक अधिकार तो नहीं है जमीन, जैसा कि संविधान में था, पहले हटा दिया उसको। हाँ, तो जैसे देखिए फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों में, मूलभूत अधिकारों में राइट टू प्रॉपर्टी, यानी आपको अपनी संपत्ति रखने का अधिकार है, आपको जीवन का अधिकार है, आपको धर्म का की राइट टू प्रॉपर्टी तो हटा दिया गया है ना। राइट टू प्रॉपर्टी हटी नहीं है। पीपल्स एक्ट के अंदर सरकार को ये अधिकार दिया गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के कारणों से आपको कभी कभी ये चीज़ ली जा सकती है, लेकिन ज़मीन रैयत की आपके पास रहेगी। ये ज़मीन जो है उसके ऊपर आपको ईजमेंट का और आपको भोगने का अधिकार रहेगा, लेकिन किसी भी व्यक्ति को दूसरे को बिना कंपेंसेशन दिए हुए आपके टाइटल की ज़मीन में हड़प नहीं सकता। तो इसके बावजूद देखिए ये बड़े कामों के लिए ज़मीन नहीं ली जा सकी। लेकिन अभी एक मुद्दा आया, ये तो अभी आया है, उससे पहले कई सालों से चल रहा है कि तमिलनाडु में त्रिची में एक पूरे गांव को, जिसमें 15,000 हिंदू हैं और करीबन 22 मुस्लिम परिवार हैं और 1500 साल पुरानी मंदिर है, उसको वक्फ बोर्ड में सिर्फ दावा ठोक के अधिग्रहण कर दिया। किसी को कोई कंपेंसेशन नहीं दी गई, किसी से पूछा नहीं गया, किसी से क्या कहते हैं टाइटल ट्रांसफ़र या रजिस्ट्रेशन नहीं की गई। रजिस्ट्रार ने जिनकी पैतृक और पुश्तैनी ज़मीनें थी उनको नोटिस भेज दिया कि आपको अपनी ज़मीन के खरीद फरोख्त के लिए, अपने ज़मीन के किसी भी इस्तेमाल के लिए वक्फ बोर्ड से अनुमति लेनी पड़ी, जिसके लिए आप अदालत का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते। अभी कर्नाटक का भी केस हुआ है कि जिसमें कि एक मैदान के ऊपर गणेश जी की पूजा करने के तो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को या उसका दावा करके उसको रोका गया था, वो भी शायद इसी से मिलता जुलता है। यूपी में भी अभी घटनाएं घटी हैं। चंद्रशेखर आज़ाद का पार्क उन्होंने क्लेम कर लिया है। अब ये सेक्शन 3 उनको वो शक्तियाँ देता है
कि वो किसी भी चीज़ पे एक दावा ठोक दे। मान लीजिए ये जो जहाँ पे हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अभी काशी विश्वनाथ वाला जो इशू चल रहा है उस पे भी ये दावा ठोका था उन्होंने कि वक्त की ये कहीं पे भी दावा ठोक सकते हैं, इनका दावे पे ही काम चल जाता है। अच्छा। ये एक्ट इतना क्या कहते हैं उल जलूल से बनाया हुआ एक्ट है, यहाँ पे मेजॉरिटी से भारत की डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन का मजाक उड़ाया गया है इस एक्ट को बना के। ये एक ऐसा एक्ट है जो बाकी भारत के बनाए हुए सभी विधियों का मजाक उड़ा देता है। ये आपका क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को नहीं मानता, ये पीपल्स एक्ट को नहीं मानता, ये आपके क्या कहते हैं दावे के बेसिस पे, दावे के बेसिस पे उनको सिर्फ दावा करना होता है तो और कुछ अदालत भी बताएंगे? उनकी होती है। ये कब पास हुआ ये वाला? ये 1995 में पास हुआ है, अच्छा। उनके सरकार में पास हुई है हमारे प्रतिपक्ष के, और उन्होंने वो अधिकार दिया है कि आप किसी अदालत के पास नहीं जा सकते। अब ये वक्फ बोर्ड है क्या? एक एनजीओ है, एक ट्रस्ट है, मात्र कुछ इंडिविजुअल का बनाया हुआ ट्रस्ट है जो कि आज देशव्यापी है, और उनके पास 8 लाख एकड़ की ज़मीन है जो कि तीसरे नंबर पे है। डिफेंस रेलवे के बाद तीसरे नंबर पे इनकी प्रॉपर्टी, और ये सिर्फ क्लेम के बेसिस पे है। इन्होंने किसी को कंपेंसेशन नहीं दिया, इन्होंने कहीं से ज़मीन खरीदी नहीं, इन्होंने कोई किसके लिए भुगतान नहीं दिया, सिर्फ क्लेम किया और ज़मीनें दी। मतलब जो पुरानी ज़मीनें थी, जैसे शत्रु संपत्ति वाला एक बहुत पुराना अधिनियम था, जैसे जो लोग पाकिस्तान चले गए वो ज़मीनें थी, उनको भी एक वक्फ बोर्ड को ट्रांसफ़र कर दिया गया। चाचा नेहरू ने हमें ये विरासत में दे के गए, ये समस्या। अच्छा, ये वक्फ बोर्ड जो है सुन्नी वक्फ बोर्ड है, जिसके पास इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है। इस्लाम के 72 फिरके हैं, इनमें से किसी के पास भी ऐसा अधिकार नहीं है, ऐसा बोर्ड नहीं है। अलग अलग बोर्ड भी तो है वक्फ बोर्ड में। वक्फ बोर्ड का शिया वक्फ बोर्ड है, तो शिया वक्फ बोर्ड के पास ये पावर नहीं है। अगर मान लीजिए अहमदिया है या मजहब पासमानदा है, संख्या से इम्पोर्टेंट नहीं है, धर्म तो है। अब ये संख्या के हिसाब से आप कानून को अलग अलग बांट तो नहीं सकते, इक्वालिटी ऑफ लॉ है, तो आप रूल ऑफ लॉ कहाँ से लेके आएंगे? आपने जिसके ऊपर वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया है, आपने उसके पास से मौलिक अधिकार, जहाँ पे कि वो अदालतों का दरवाज़ा खटखटाता है, वो भी छीन लिया, और आपने बोला कि सिर्फ ट्राइब्यूनल के पास जाता है, और ट्राइब्यूनल की का जो जजमेंट है वो फाइनल है। अब क्या डिमांड है आप? हमारी डिमांड है कि ये एक्ट जो है ये गणतंत्र का मजाक है, न्यायतंत्र का मजाक है, और ये कब्जा ग्रुप है। इस कब्जा ग्रुप की ये जो एम्पावरमेंट है, जिससे ये पूरे भारत के संविधान का मजाक उड़ा रहा है, इस पहले इस एक्ट को निरस्तीकरण किया जाए, इस एक्ट को पूरी तरह से हटाया जाए। जैसे सर्वे यूपी में की जा रही है, पूरे भारतवर्ष में इसके सर्वे किए जाएं, वक्फ बोर्ड को डिसमेंबर कर दिया जाए, इसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाए, और जिस किस्म के रूल्स और एक्ट आपके हिंदू, बौद्ध, जैन और बाकी जैसे लोगों के लिए जो नॉर्मल ट्रस्ट रूल्स हैं, वही रूल्स इनको भी दिए जाए। किसी भी विशेष फिरके को या किसी धर्म, जाति या संप्रदाय को अगर देश में विशेषाधिकार दे दिया जाएगा तो सेक्युलरिज्म का मजाक उड़ जाता है, जो कि जिसकी बात आज की प्रतिपक्ष करती है। तो ये इस किस्म का कानून है जो हमारे बहुसंख्यक समाज एवं अल्पसंख्यक समाज दोनों के लिए भयंकर तरीके से विद्रूपी है। पारसी ने अभी तक इस किस्म का कानून कुछ नहीं मांगा है। देखिए कितनी गंभीर बात कही है। कह रहे हैं कि तुष्टीकरण हो रहा है। तुष्टीकरण मतलब कुछ विशेषाधिकार दिए जा रहे हैं, कुछ लोगों को विशेष तरीके के कानूनों की मदद से उनको स्पेशल राइट्स मिल जाते हैं। और मनमोहन सिंह का मुझे वो वाकया याद आता है जब उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पे पहला अधिकार जो भी एक व्यक्ति समाज का है, विशेष समाज का है। इस तरह की बातें उठती रही हैं, लेकिन अब जब सेकुलरिज्म की बात हो रही है या निरपेक्षता की बात हो रही है तो सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए। जिस तरह से हिंदुओं के ट्रस्ट बनते हैं, सिखों के बनते हैं, जैन के बनते हैं, उसी तरह के ट्रस्ट के अधिकार वक्फ बोर्ड के होने चाहिए। मौलिक बात ये है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, आपको बात समझ में आती है और आपको लगता है कि ये कानून गलत है या आपको ये लगता है कि जो गुरुजी ने कहा है वो सही है, तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बात दूर दूर तक फैलाइए और इसी तरह देखते रहिए मिनी संसद को। जय हिंद, जय भारत।